जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलियनेयर्स में। आइए हम आज बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि यहाँ से हर एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा सवाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे जो भी चर्चित या नवीनतम शब्द संक्षेप, इससे संबंधित हम वीडियो की चर्चा करने वाले हैं और यहाँ से कई सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ये अगर बात करें तो यूजेज या तो कह सकते हैं कि उपयोगी साबित होने वाले इन सभी एग्जाम्स के लिए जहाँ पे आपके इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे चलकर जैसे भी हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को, और जितने भी नवीनतम शब्द संक्षेप हैं उन सभी को हम आज समझने वाले हैं एक एक करके, और उसको पूरे डिटेल में हम समझेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फुल फॉर्म ही देखेंगे, उसके साथ उससे जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी उन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को भी हम समझते चलेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला सवाल है AFT। तो AFT का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ये दरअसल सशस्त्र बलों में कार्यरत अधिकारियों, जवानों व अन्य कर्मियों के मामलों की सुनवाई के लिए इस पृथक सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा इस कह सकते हैं कि न्यायाधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के तहत की गई है। न्यायाधिकरण की अगर बात करें तो इसका मुख्य पीठ जो है वो नई दिल्ली में स्थापित है। वहीं इसकी 8 जो है वो अन्य खंडपीठ भी है AFT का। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, और इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के तहत इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद बात करते हैं आशा, ASHA आशा। तो अगर बात करें इसका फुल फॉर्म होता है तो सबसे पहले एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म है आशा का। ग्रामीण क्षेत्रों में दरअसल स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी स्थितियों में सुधार के लिए इन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो वो संबंधित गांव से की जाती है। और ये याद रखेंगे एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये अगर बात करें तो देश में वर्तमान में लगभग 8.85 लगभग 8.85 लाख जो वो आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं, तथा सरकार का लक्ष्य है कि ये प्रति 1000 ग्रामीण परिवार में एक आशा कार्यकर्ता का नियुक्ति करना। तो याद रखेंगे अगर आशा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला है अमृत। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से पूछा भी जा चुका है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बता दें कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में आधिकारिक संरचना के विकास हेतु इस योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना अगर बात करें, इसकी योजना का शुभारंभ जो वो 25 जून 2015 को, याद रखेंगे डेट आपको पूछा जा सकता है, 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह योजना 1 दशक पुराने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, इसके पहले एक योजना था, उसी योजना के आधार पर इस योजना को जो है वो लाया गया है। उस योजना का नाम क्या था, तो याद रखेंगे JNNURM, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन। उसी के स्थान पर इसको चेंज करके अमृत किया गया है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद रखेंगे इस योजना की शुरुआत, हालांकि ये 1 दशक पुरानी योजना है और इस मिशन की शुरुआत जो वो बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसका नामकरण चेंज करके और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, उसके साथ ही इस योजना का नाम बदल करके अमृत योजना कर दिया गया। तो याद रखेंगे इसका पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए तो अमृत का अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो याद रखेंगे विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तर्ज पर इस बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान की स्थापना चीन की पहल पर बीजिंग में की गई है।
याद रखेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके संस्थापक जो वो 57 देशों में भारत भी जो वो शामिल है। तो याद रखेंगे इसमें कुल संस्थापक देशों में अगर बात करें तो कुल 57 देश हैं, इसमें से इंडिया भी इसमें शामिल है। अगर बात करें इस बैंक की तो इसमें 100 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ लगभग 50 करोड़ चुकता पूंजी वाले इस बैंक की स्थापना आवश्यक जब औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 25 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत जो वो की गई थी। तो याद रखेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल है BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा गया है। तो यह विद्युत मंत्रालय के अधीन एक गठित एक निकाय है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत यह 2002 में गठित की गई थी। यह ऊर्जा निकाय में कुशल इस्तेमाल द्वारा इसकी खपत कम करने के संबंध में सुझाव देता है तथा तदनुरूप योजनाओं का विकास इसके द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे ऊर्जा के संरक्षण के लिए सभी एयर कंडीशनर्स को 24 डिग्री सेल्सियस पर ही सेट करने का सुझाव इसने विद्युत मंत्रालय को जून 2018 में दिया है। इससे विद्युत की खपत में अगर बात करें तो लगभग 36% की बचत जो वो की जा सकती है। तो याद रखेंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसकी स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 2002 में की गई थी। तो याद रखेंगे इसकी स्थापना जो है वो 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया गया था। आगे बात करते हैं वो है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम अगर बात करें तो नकदी रहित भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए यह ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका यह नामकरण जो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया गया है। यह ऐप जो है वो एंड्रॉयड फ़ोनों पर डाउनलोड भी किया जा सकता है, ये सभी आपको पता है, और जो भी भीम ऐप चलाते होंगे उनको तो अच्छे से पता भी होगा। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला सवाल है BMB यानी भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक की अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी से इस बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय महिला बैंक या BMB का फुल फॉर्म क्या होता है तो भारतीय महिला बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी तो याद रखेंगे 19 नवंबर 2013 को की गई थी और 1 अप्रैल 2017 से इसका विलय जो है वो 1 अप्रैल 2017 को इसका विलय स्टेट बैंक में कर दिया गया है। याद रखेंगे भारतीय स्टेट बैंक में इसका विलय 1 अप्रैल 2017 से विलय कर दिया गया है SBI में। तो यह भी सवाल आपसे हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला बैंक का विलय SBI में कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2017 आपको डेट याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला हम बात करते हैं वो है ब्रेग्जिट। यहाँ से भाई कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं किसी तरह से घुमा फिरा करके, या तो इसके लेकर कि कब से ये प्रभावी हुआ, या तो कह सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो ब्रेग्जिट अगर बात करें तो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलगाव के लिए कह सकते हैं कि ब्रेग्जिट शब्द संक्षेप में इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ होता है ब्रिटेन एग्जिट। इसका याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है ब्रिटेन एग्जिट। और ब्रिटेन एग्जिट की अगर बात करें ब्रेग्जिट तो 31 जनवरी 2020 से यह प्रभावी हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, 31 जनवरी 2020 से यह जो वो प्रभावी हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं CAA। यहाँ से भी कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में निश्चित ही यहाँ से सवाल जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में रह रहे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी व ईसाई धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए यह अधिनियम जो वो दिसंबर 2019 में पारित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह अधिनियम कब पारित किया गया था तो दिसंबर 2019 में यह अधिनियम जो वो पारित किया गया है। अधिनियमित होने से पूर्व यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी इससे पहले ये कैब के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका पूर्व नाम क्या था। तो दरअसल इससे पहले अगर बात करें, यह अधिनियमित होने से पूर्व यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के नाम से जाना जाता था, यानी कैब के नाम से जाना जाता था, जिसे दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात
कैब से इसका नाम परिवर्तित करके CAA कर दिया गया। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आगे चलते हैं, अगला सवाल है वो है कोरस। कोरस यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी। भारतीय रेलवे में अपने यात्रियों एवं उनके सामानों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कोरस नाम के इस नए कमांडो फोर्स की पहली बटालियन को 14 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया है। यह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF की कमांडो फोर्स के तौर पर रेलवे में अगर बात करें जैसे आतंकी, नक्सली व अन्य हमलों से निपटने में सहायक होगा। इसी उद्देश्य के साथ जो वो कोरस की स्थापना की गई है। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी। और इसकी स्थापना अगर बात करें तो यह पहला फोर्स जो इसका लॉन्च किया गया था 14 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला देख लेते हैं वो है CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अगर बात करें इसकी तो उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय स्तर पर इस नियामक निकाय के गठन का प्रावधान अगस्त 2019 में पारित किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में यह किया गया है। तो याद रखेंगे इसकी स्थापना अगस्त 2019 में किया गया है उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए। और याद रखेंगे यह केंद्रीय स्तर पर इसकी स्थापना अगस्त 2019 में की गई है। उसके बाद आता है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी जैसे आप सभी को पता है कि चाइना और पाकिस्तान के विवाद को लेकर लगातार जो वो कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है। तो ऐसे में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखेंगे CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका हो जाएगा। याद रखेंगे यह चीन में सिंजियांग प्रांत और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक सड़क व रेल मार्ग से जोड़ने वाला आर्थिक गलियारा है। 2015 में शुरू की गई इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो याद रखेंगे यह किस किस प्रांत को जोड़ता है, तो यह चीन के सिंजियांग प्रांत को और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को सड़क एवं रेलवे मार्ग से जोड़ने वाला ये आर्थिक गलियारा है। तो हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है कि यह किन दो देशों के या इन दो देशों के किस किस क्षेत्र को जो वो जोड़ता है। तो ऐसे में भी सवाल जो वो आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी शुरुआत जो वो 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि $60 अरब की संशोधित लागत वाले इस गलियारे को लेकर भारत को आपत्ति भी रहा है और इस पर आपत्ति भी जताई थी भारत ने, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर जिसे भारत अपना भूभाग मानता है उससे होकर भी ये गुजरता है। तो ये भी आपको याद रखना है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपसे आने वाले एग्जाम में जरूर सवाल देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला आता है CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने व उसके संरक्षण प्रदान करने के लिए इस केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो वो सरकार ने 24 जुलाई 2020 को किया है। इसका यह गठन जो वो 20 जुलाई 2020 से प्रभावी हुए नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत किया गया है। याद रखेंगे उपभोक्ता अधिकारों को हनन तथा संस्थानों के विरुद्ध शिकायतों के मामले में जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं सेवाओं को वापस बुलाने आदि तथा भ्रामक विज्ञापनों को बंद कराने तथा इस मामले में जुर्माना लगाने के अधिकार इसे प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आगे बात करेंगे, अगला सवाल है CEPA। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको समझना है कि भारत व जापान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2011 में हस्ताक्षरित यह समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी हुआ था। इस समझौते के तहत द्विपक्षीय व्यापार की लगभग 94% वस्तुओं पर से प्रशुल्क जो वो अगले 10 वर्षों के लिए हटा लिए जाएंगे। तो याद रखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यह भारत और जापान के बीच के ये दो एग्रीमेंट है जो कि मुख्य रूप से जो वो 1 अगस्त 2011 से यह प्रभावी हुआ था। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कोबरा। कोबरा यानी कमांडोज बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन।
कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। तो यह इस अर्धसैनिक बल के गठन जो वो नक्सली गतिविधियों पर अंकुश के लिए सीआरपीएफ के तहत जो वो इसका गठन किया गया है। तो कोबरा आप सभी को पता होगा, कोबरा बटालियन, जिससे फुल फॉर्म इसका होता है कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है डीजीटीआर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रिमेडीज। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रिमेडीज याद रखेंगे। एंटी डंपिंग, प्रतिकारी शुल्क यानी काउंटरवैलिंग ड्यूटीज व सुरक्षा उपायों सहित व्यापार संबंधी समस्याओं से महानिदेशालय का गठन जो वो वाणिज्य मंत्रालय में मई 2018 में किया गया है। तो याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रिमेडीज, डीजीटीआर। अगला सवाल है डीपीआईआईटी। यह जो वो काफ़ी चर्चा में भी रहा था डीपीआईआईटी, तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। याद रखेंगे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डीआईपीपी के नाम पर इसका उसी के नाम को परिवर्तित करके इसका नाम जो है डीपीआईआईटी रखा गया है। इसका पहले नाम जो था वो था डीआईपीपी, यानी इसका पूर्व नाम जो था वो था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एंड प्रमोशन, इसका जो है वो पूर्व नाम था। इसी के नाम को परिवर्तित करके डीपीआईआईटी किया गया है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका याद रखेंगे, यह नया नामकरण जो वो जनवरी 2019 में किया गया है। आंतरिक व्यापार से संबंधित मामले जो भी हैं वो जो पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन थे वो भी अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के इस विभाग के दायरे में लाए गए हैं। तो याद रखेंगे डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगला है डीआईपीएएम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। याद रखेंगे वित्त मंत्रालय के अनुवेश विभाग का यह नया नाम है। इस तरह के सवाल आपसे अक्सर पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्रालय के अनुवेश विभाग का नया नाम क्या रखा गया है, या तो इससे पहले सवाल जैसे हमने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी डीआईपीपी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इस तरह के सवाल जो वो अक्सर पूछे जाते हैं जहाँ से जो वो नाम परिवर्तित किया जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और इस विभाग का नया नामकरण अप्रैल 2016 से इसका किया गया है। तो याद रखेंगे अप्रैल 2016 से इसका नया जो है वो नामकरण किया गया है। अगला सवाल है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका जो है वो फुल फॉर्म हो जाएगा। डीआईसीजीसी बता दें कि किसी बैंक के दिवालिया होने पर उस बैंक में जमा धारकों की राशि या कह सकते हैं कि जमा राशि की सुरक्षा की गारंटी देने वाला यह निकाय है। कई बार होता है कि जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक अगर दिवालिया हो जाता है तो ऐसे में कंडीशन था कि कुछ उसको कि अधिकतम जमा राशि जो है वो 1 लाख रुपये तक की सुरक्षा गारंटी दिया जाता था, लेकिन उसको इस सीमा को बढ़ा करके अब 2020 में इसकी सीमा को बढ़ा करके 5 लाख रुपये जो है वो कर दिया गया है। तो याद रखेंगे इसकी सीमा जो है वो बढ़ा करके 5 लाख किया गया है। डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसके तहत जो वो इसको बढ़ा करके 1 लाख से इसकी सीमा 5 लाख तक कर दी गई है। अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो अधिकतम आपको 5 लाख तक की राशि जो है वो इसकी गारंटी देता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है डीबीटी। डीबीटी आपको पता होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में ये डीबीटी है क्या। तो केंद्र प्रायोजित जितने भी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर जो भी सब्सिडी दिया जाता है उसी के लाभार्थी के खाते में जमा करने से की केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण का शुभारंभ 1 जनवरी 2013 से हुआ था। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी सहित अन्य केंद्रीय सब्सिडी वाली योजनाएं इसके दायरे में चरणबद्ध तरीके से लाई गई है। तो जितने भी सब्सिडी अगर बात करें सरकारी योजनाओं का, जितनी भी सब्सिडी के तहत आपको बैंक अकाउंट में जो भी पैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसी योजना के तहत जो वो इसको लाया गया है। आगे बात करते हैं वो है दर्पण।
दर्पण का फुल फॉर्म होता है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर अ न्यू इंडिया। तो दर्पण का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर अ न्यू इंडिया। तो याद रखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों में खाता धारकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने की यह परियोजना है। इसका शुभारंभ अगर बात करें तो केंद्रीय संचार मंत्री जो उस समय के थे 2017 में श्री मनोज सिन्हा, उन्हीं के द्वारा 21 दिसंबर 2017 को किया गया। याद रखेंगे 1400 करोड़ की अनुमानित लागत से यह परियोजना मार्च 2018 तक पूरी जो है वो करने का लक्ष्य रखा गया था और जिसे पूरा किया गया था। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। फॉर अ न्यू इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं वो है EMDE। EMDE इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, इस तरह के सवाल जो है वो आपको इकोनॉमी से भी रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको देखा जा सकता है कि जहाँ से आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे भी इस तरह के सवाल जो वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है और साथ ही साथ इससे जुड़े संगठन के बारे में आपको पता करना है। तो विश्व की तेजी से बढ़ रही विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह वर्गीकरण जो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया गया है। इनमें अगर बात करें तो भारत यानी इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सभी ETC और भी कई सारे इसमें देशों को जो है वो शामिल किया जाता है। इस श्रेणी के देशों में विकास दर जो वो विश्व में सर्वोच्च है। तो याद रखेंगे इस तरह के देश को इसके तहत लाया गया है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। आगे बात करते हैं, अगला है EBRD। EBRD इसके बारे में भी आपको हो सकता है कि पता होगा पहले से, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। EBRD अगर बात करें तो यह यूरोप को एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। तो यह यूरोप का एक कह सकते हैं कि यह यूरोप का एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए। पूर्वी यूरोपीय देशों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1991 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो ये भी हो सकता है कि इससे पूछा जा सकता है सवाल। हालांकि आपको याद रखना है कि यूरोप के अतिरिक्त इसमें अमेरिका, एशिया व अफ्रीका आदि के देश भी इसमें सदस्यों में शामिल है। भारत जुलाई 2018 में ही इस बैंक का सदस्य बना है। भारत इसका 69वां सदस्य है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि EBRD का भारत जो वो कौन सा सदस्य है, तो 69th 69वां सदस्य जो वो इसका जुलाई 2018 में इस बैंक का सदस्य जो वो बना था भारत। साथ ही साथ याद रखेंगे भारतीय मूल के भारतीय मूल की सुमा चक्रवर्ती जुलाई 2012 से इस बैंक के जो है वो अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सुमा चक्रवर्ती जो भारतीय मूल की हैं वो जुलाई 2012 से इस बैंक की अध्यक्ष बनी है। तो EBRD आपको याद रखना है। EBRD इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसमें यूरोप के अतिरिक्त अगर बात करें तो अमेरिका, एशिया व अफ्रीका के देश भी इसमें शामिल हैं। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है EAPIC। EAPIC की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो EAPIC क्या है कि मतदाता पहचान पत्र का यह डिजिटल रूप है। सबसे पहले आपको याद रखना है, समझना है कि कोई भी मतदाता है जिसकी पहचान पत्र यानी वोटर ID जो होता है यह डिजिटल रूप है जिसे संबंधित मतदाता अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर उसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। इसकी शुरुआत याद रखेंगे केंद्रीय विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा 25 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत जो वो की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है कि यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसी के उद्देश्य के साथ 25 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत जो वो की गई है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि EAPIC की शुरुआत कब किया गया, तो 25 जनवरी 2021 को किसके द्वारा, तो केंद्रीय विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत किया गया है। यह सुविधा शुरू होने से मतदाताओं को अपने कह सकते हैं कि मतदाता पहचान पत्र के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मतदाता सूची में नाम आते ही वह इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड यानी ई एपिक अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं फेम इंडिया। उसके बाद यह है, अगला है फेम इंडिया। तो फेम इंडिया का सबसे पहले आपको याद रखना है फुल फॉर्म, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा देने के लिए और जितने भी हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको यहाँ पे कह सकते हैं कि निर्माण करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत जो वो किया गया था फेम इंडिया का। तो पर्यावरण प्रदूषण व ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए देश में इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए शुरू की गई यह योजना, इसका दूसरा चरण जो वो 1 अप्रैल 2019 से शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है फेम इंडिया का। तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है फीफा। तो फीफा आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, या तो एक और इसका आपको याद रखना है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। तो सबसे पहले समझते हैं कि फीफा है क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की निगरानी व उसके संचालन के लिए इस संस्था का गठन जो वो मुख्य रूप से पेरिस में 21 मई 1904 को, इसका स्थापना आपको पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार सवाल यहाँ से पूछा भी गया है। तो पेरिस में 21 मई 1904 को, 1904 ये आपको ईस्वी जरूर याद रखना है। 1904 अगर डेट आपको नहीं भी याद है तो 1904 आपको जरूर याद रखना है। और इसके संस्था का गठन जो वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो वो किया गया था 21 मई 1904 को। इसका मूल नाम जो वो फीफा फ्रांसीसी भाषा में है। फुटबॉल के विश्व कप के संचालन इसके तत्वाधान में ही किया जाता है। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्थापना जो वो किया गया था वहाँ पे। लेकिन इसकी अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में एक स्थान है ज्यूरिख, जो कि वहीं पर अवस्थित है। 209 विभिन्न देशों के फुटबॉल संघ यानी फीफा से संबंध है तथा स्विट्जरलैंड के गियानी इन्फेंटिनो फरवरी 2016 से इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। हो सकता है कि करंट रिलेटेड आपको डाटा ये चेंज हो सकता है, लेकिन वर्तमान तक के ये डाटा आपको दिया जा रहा है। आगे अगर डाटा ये चेंज हो जाता है तो आप उस चीज़ को आप एक बार देख लेंगे। आगे बात करते हैं FSRASC फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। तो याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, सेबी, इरडा व पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि विभिन्न नियामक निकायों के प्रमुख पदों पर नियुक्तियों के लिए उपयुक्त नामों की संस्तुतियों के लिए इस सर्च कमेटी का गठन जो वो केंद्र सरकार ने 2015 में किया था। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव व 3 अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे यह दरअसल जैसे अगर बात करें सेबी, इरडा, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सभी को कह सकते हैं कि उनके जितने भी नियामक निकायों के पदों पर नियुक्ति जो होते हैं उन सभी उपयुक्त नामों की संस्तुतियों के लिए इसे एक सर्च कमेटी के रूप में इसका गठन किया गया था। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त इसमें प्रधान सचिव व 3 अन्य विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है GTA का फुल फॉर्म होता है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में गोरखा बहुल दार्जिलिंग, कालीपोंग व कुर्सियोंग सब डिविजन्स में प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के स्थान पर इस नए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन जो वो विधानसभा के एक अधिनियम के तहत किया गया है। इसके लिए केंद्र राज्य सरकार व गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर 18 जुलाई 2011 को सिलीगुड़ी में हुए थे। तो आपको याद रखना है GTA का फुल फॉर्म होता है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है गगन। यहाँ से भी आपसे इम्पोर्टेंट सवाल है और आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है विमानों के उपग्रह आधारित नेविगेशन हेतु इस प्रणाली के विकास
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इस प्रणाली से विमान सीधी रेखा, ये कह सकते हैं कि सीधी रेखा में उड़ान भर सकेंगे, जिससे ईंधन की बचत होगी और हवाई यातायात के साथ साथ मरीन नेविगेशन, रेल व सड़क परिवहनों में या तथा सर्वेक्षणों की और खोज या बचाव के कह सकते हैं कि जो भी अभियान है उसमें यह प्रणाली के सहायक रूप में इसमें कह सकते हैं कि सहायक सिद्ध होगी। GPS एडेड नेविगेशन क्षमता अमेरिका, जापान व यूरोप सहित चुनिंदा देशों के पास ही इससे पूर्व उपलब्ध है। तो बता दें कि ऐसा नहीं कि अगर बात करें GPS एडेड नेविगेशन क्षमता, यह सभी देश के पास है, यह कुछ गिने चुने देशों के पास ही ऐसी क्षमता जो कह सकते हैं कि विकसित है, जैसे अमेरिका, जापान व कुछ यूरोपियन कंट्री के पास ही चुनिंदा देशों में अगर बात करें तो उससे पूर्व में है, जो कि भारत भी इसमें शामिल हुआ है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इस तरह से इम्पोर्टेंट यहाँ से सवाल जो वो बन जाता है। अगला सवाल है HSFC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। HSFC अगर बात करें तो भारत की समानव अंतरिक्ष उड़ानों के कार्यक्रम के तहत इसरो द्वारा इस केंद्र की स्थापना बंगलुरु में की गई है। इसका उद्घाटन अगर बात करें तो 30 जनवरी अगर उद्घाटन की बात करें तो 30 जनवरी 2019 को हुआ है। भारत की गगनयान परियोजना, जिसके तहत वर्ष 2022 तक अगर बात करें तो समानव अंतरिक्ष उड़ान संपन्न की जानी है, उसी की देखरेख इस केंद्र के द्वारा की जाएगी। तो इस तरह से याद रखना है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी शुरुआत जो वो कब किया गया था, इसका गठन कब किया गया था, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हृदय का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो अगर बात करें हृदय की, तो देश की विरासत नगरों की विशिष्टताओं के संरक्षण के और परिरक्षण के लिए यह राष्ट्रीय विरासत नगर विकास एवं संवर्धन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। आगे चलते हैं, अगला जो है वो है IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, IPPB। तो भारतीय डाक विभाग के तहत इस पेमेंट बैंक की स्थापना 17 अगस्त 2016 को की गई थी और इसकी सेवाओं का औपचारिक उद्घाटन अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 सितंबर 2018 को किया गया था। अगला आता है IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देश में स्वयं ही गाइडेड मिसाइलें विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत 1980 के दशक में की गई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के तहत अग्नि, पृथ्वी, धनुष, आकाश, नाग, त्रिशूल व शौर्य आदि मिसाइलों का विकास देश में ही किया गया है। तो ये भी आपसे इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि IGMDP के फुल फॉर्म क्या है। तो इसके तहत कह सकते हैं कि जो भी गाइडेड मिसाइल हैं वो इंडिया में कैसे उसको विकसित किया जाए और मेड इन इंडिया, क्योंकि अभी ज़्यादा फोकस जो किया जा रहा है कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो किसी सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, चाहे वो किसी सेक्टर में हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, तो सभी जो भी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है उसको उम्मीद किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जितने भी वस्तु का निर्माण करें वो मेड इन इंडिया हो, यानी यहाँ पे निर्मित हो। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा आयात जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होगा और निर्यात हम ज़्यादा कर पाएंगे। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी के अगर तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसी के उद्देश्य के साथ इसका गठन जो वो किया गया है। आगे बात करें तो ITES इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। तो इस तरह से इसका आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म ITES रेलवे की इस नई एकीकृत पूछताछ प्रणाली का शुभारंभ जो वो जुलाई 2007 में किया गया था और इसे रेल संपर्क जो वो नाम दिया गया था। इसके तहत पूरे देश में रेलवे पूछताछ का एक ही टेलीफोन नंबर 139 है, जिसके तहत यहाँ पे इसमें शामिल किया गया था। आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं
अगला है IMEI। IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होगा। 15 अंकों की यह संख्या मोबाइल फ़ोनों पर प्रायः बैटरी कंपार्टमेंट में कह सकते हैं कि अंकित होती है। यह संख्या मोबाइल फ़ोन की अपनी विशिष्ट पहचान होती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के निर्देशों के तहत सभी मोबाइल फ़ोन सेवा कंपनियों ने ऐसे हैंडसेट्स पर सेवा सदन 1 दिसंबर 2009 से बंद कर दिया है जिन पर यह नंबर अंकित नहीं है। अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर जो वो स्टार स्टार हैशटैग स्टार हैशटैग 06 और हैशटैग ये डायल करके जाना जा सकता है। अगर मान लेते कि आप किसी भी बैटरी में आप एक 15 डिजिट का नंबर देखते होंगे, वो क्या है कि IMEI नंबर। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि IMEI नंबर क्या है, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि दरअसल देखा जा सकता है कि मोबाइल फ़ोनों के जो बैटरी कंपार्टमेंट होता है उसमें जो यह नंबर अंकित होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है इंदू। INDU इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। देश का यह पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के गुड़गांव में कह सकते हैं कि एक स्थान है बिनोला, वहाँ पे जो वो स्थापनाधीन है। देश के सभी सुरक्षा संबंधी संस्थानों NDA जैसे खड़गवासला, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन आदि के पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय से संबंधित किए जाएंगे। तो याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे हरियाणा के गुड़गांव में यह स्थित है। हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है देश का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं, अगला सवाल है IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो देश में हवाई एवं सड़क परिवहन व्यवस्था के लिए मजबूत नौवहन तंत्र की स्थापना के लिए 7 नेविगेशन सैटेलाइट पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में इसरो द्वारा स्थापित किए गए हैं। ऐसा पहला उपग्रह अगर बात करें तो इसमें पहला उपग्रह जो था IRNSS-1A। IRNSS-1A इसमें जो है वो पहला उपग्रह था और जो कि 1 जुलाई 2013 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-22 के जरिए निर्धारित किया गया था। और जबकि सातवें अगर बात करें या तो फिर अंतिम रूप से अगर बात करें उपग्रह IRNS-1G जो कि ABCD ये कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल है। IRNSS इसका G1G जो है, इसके स्थापना की अगर बात करें काम करना बंद कर देने के साथ इसके स्थानापन्न के रूप में IRNSS-1H का प्रक्षेपण जो वो अगस्त 2017 में किया गया था। असफल रहने के कारण इसके स्थान पर IRNSS-11 या 1I, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई एक इसमें काम करना बंद कर दिया, मान लेते हैं ये काम नहीं करता है, तो इसके स्थान पर इसके जगह पे दूसरा लाया गया H, फिर H की जगह पर अगर कहीं मान लेते हैं ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसके जगह पे I आया, यानी इसी तरह से ये सीरीज जो वो बढ़ता जा रहा है। और यह प्रक्षेपण जो वो अप्रैल 2018 में किया गया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है IREDA। इरेडा यानी कह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरेडा का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आइए थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि इरेडा का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर ऐसे सवाल देखने को मिलता है। आगे अगर बात करें तो JAI यानी जापान, अमेरिका, इंडिया, ये तीनों देश की अगर बात करें तो नवंबर 2018 में ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, वहाँ पे G20 के 13वें शिखर सम्मेलन के दौरान इस शिखर सम्मेलन में इतर जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के शिंजो आबे, अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय थे डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में अलग से इस एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसमें तीनों देश इसमें जो वो शामिल था। इन तीनों के बीच में यह त्रिपक्षीय समझौता हुआ था
और तीनों देशों के बीच पहली बार संपन्न इस ऐतिहासिक शिखर बैठक को जय नाम दिया गया और यह नाम जो वो भारत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करार दिया था। तो याद रखेंगे जापान, अमेरिका और इंडिया। अगला है JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। दरअसल शहरों में सामाजिक आर्थिक आधारित संरचना को मजबूत बनाने तथा शहरी निर्धनों को आवश्यक आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम जो है वो 3 दिसंबर 2005 से शुरू किया गया था। इस मिशन के 9 वर्ष यानी 3 दिसंबर 2014 को पूर्ण हुए थे और इसके स्थान पर अब अमृत योजना को लाया गया है, जिसकी चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। तो इसके जगह पे अमृत योजना की शुरुआत की गई है जो कि जून 2015 से लाई गई है। आगे बात करते हैं वो है LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या है ये? तो देश में मुद्रा की आपूर्ति को घटाने बढ़ाने के लिए यह RBI द्वारा 15 फरवरी 2020 को अपनाया गया एक नया तरीका है। इसके तहत क्या है कि प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को 1 से 3 वर्ष के लिए ऋण RBI द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ताकि बैंक रेपो दर में अल्पकालिक उतार चढ़ाव के जोखिम से बचते हुए आगे ऋण प्रदान कर सकें। तो LTRO का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। आगे चलते हैं, अगला है MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद है MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि मंगल ग्रह के वातावरण व उसकी सतह के अध्ययन के लिए इस मंगलयान का प्रक्षेपण इसरो ने PSLV C-25 के जरिए किया था। कब किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को किया था। 10 माह तक 40 करोड़ किलोमीटर की यात्रा के पश्चात यह यान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में अपने प्रवेश किया था। मंगल के एक छोटे उपग्रह की तस्वीर इसने जुलाई 2020 में प्रेषित की थी। तो हो सकता है कि यहाँ से पूछा जा सकता है कि MFI का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और MOM इसका फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM। तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए आपसे कि मंगल मिशन को जो इसरो ने किस यान के द्वारा भेजा था तो PSLV C-25। PSLV C-25 ये आपको याद रखना है। PSLV C-25 ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल जो वो पूछे जाते हैं। PSLV C-25 यहाँ से सवाल जो वो पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा मंगल मिशन को भेजा गया था और यह कब भेजा गया था? तो 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन जो वो भेजा गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल के ग्रह की कक्षा में इसने प्रवेश किया था। वहीं जुलाई 2020 में इन्होंने एक तस्वीर जो है वो एक छोटे उपग्रह की तस्वीर जो है वो इसने प्रेषित भी किया था। अगला है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट इसका फुल फॉर्म हो जाता है MCLR का। बैंकों द्वारा अपने ऋणों पर ब्याज निर्धारित की प्रक्रिया को युक्ति संगत व पारदर्शी बनाने के लिए यह दर कोषों की सीमांत लागत आधारित अपने को रिजर्व बैंक ने कहा है। ब्याज दरों के निर्धारण हेतु 1 अप्रैल 2016 से इसको जो है वो लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत सभी बैंकों को अपनी अब कह सकते हैं कि अपनी MCLR नियमित रूप से घोषित करनी होती है। तो इस तरह से याद रखेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है नापा NAPA, नेशनल एंटी प्रोफेयरिंग अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। GST के नाम पर कह सकते हैं कि अधिक मूल्य वसूले जाने पर रोक के लिए इस प्राधिकरण का गठन जो वो GST एक्ट के तहत 2 वर्ष के लिए जो 2017 में किया गया था। इसके कार्यकाल में अब 1 वर्ष की वृद्धि कह सकते हैं कि सरकार ने की है और जिससे अब यह नवंबर 2020 तक कार्यरत रहेगा। हालांकि यह चेंज करके कह सकते हैं कि यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय आ रहा है उसको इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। अगला है NRC का फुल फॉर्म होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
एनआरसी याद रखेंगे, यह ऐसे लोगों को प्रस्ताव डाटाबेस है जिसमें भारत के सभी वैध नागरिकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे ऐसे लोग की पहचान की जा सकेगी जो पड़ोसी देशों से अवैध रूप से घुसपैठ करके भारत में रह रहे हैं, जिसके कारण से इसे लाया गया है एनआरसी को। आगे बात करते हैं, वो है NCHER। नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। देश में सभी तरह की उच्च शिक्षा की मॉनिटरिंग के लिए शीर्ष स्तर पर इस आयोग का गठन जो वो का विचार कह सकते हैं कि सरकार ने दिसंबर 2011 में बनाया था। तो याद रखेंगे NCHRE की फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है NSDA, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है नोटा, जो कि नन ऑफ द एबव इसका फुल फॉर्म होता है, नन ऑफ द एबव। अगला है NIC, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल NIC इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए तथा सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 2 जून 1962 को किया गया था। याद रखेंगे, वरिष्ठ राजनीतिज्ञों व अन्य सार्वजनिक हस्तियों से युक्त इस परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। वर्तमान में इसके सदस्यों की कुल संख्या अगर बात करें तो 147 है और परिषद की पहली बैठक जून 1962 में हुई थी तथा इसकी पिछली 16वीं बैठक 23 सितंबर 2013 को नई दिल्ली में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NIC क्या है तो यह नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है। NJAC, नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां व उनके तबादलों के लिए पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर इस नए नियुक्त आयोग का गठन जो है वो सरकार का इरादा था, किंतु इसके लिए पारित किए गए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में रद्द कर दिया था। 6 सदस्यीय इस आयोग में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश व कह सकते हैं कि अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश व केंद्रीय विधि मंत्री के अतिरिक्त 2 गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया जाना था। तो जिसके कारण से इसे हटा दिया गया 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो याद रखेंगे नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको आपको याद रखना है और यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा गया है। आधिकारिक संरचना परियोजनाओं के वित्तीय हेतु यह ब्रिक्स देशों की पहल पर स्थापित किया गया एक नया विकास बैंक है। $100 अरब की अधिकृत पूंजी वाले इस बैंक का कामकाज जुलाई 2015 में शुरू हो चुका है। इस बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो चीन के संघाई में स्थापित किया गया है। इसे ब्रिक्स बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब किया गया था तो जुलाई 2015 में शुरू हुआ था तथा भारत के KV कामत इसके पहले अध्यक्ष जो वो बनाए गए थे NDB के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NDB के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो भारत के KV कामत को बनाया गया था। अगला सवाल है NRTU, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है ODA यानी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। विकासशील देशों को उनके विकास कार्यक्रमों में मिल रही अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD आपको एक ये भी वर्ड आपको याद रखना है OECD। यहाँ से इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी डेवलपमेंट असिस्टेंस कमेटी के द्वारा इसका इस्तेमाल जो वो सर्वप्रथम किया गया था। तो ODA का फुल फॉर्म जाएगा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। उसके बाद आता है OROP, वन रैंक वन पेंशन। उसके बाद आता है ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। उसके बाद है PM केयर्स, ये भी काफ़ी कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा विवादित भी रहा है, जिसके कारण से चर्चा में रहा था। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो PM केयर्स फंड ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको जरूर याद रखना है इसका पूर्ण रूप से।
तो कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की लड़ाई में जन सामान्य के योगदान हेतु इस कोष का गठन जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मार्च 2020 को किया था। कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष के लिए सभी वर्गों के लोगों का योगदान इसकी इच्छा को देखते हुए इस कोष का गठन जो वो किया गया था पीएम केयर्स फंड का, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल है PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी शुरुआत भी आपको याद रखना है। यहाँ से 2-3 आपको जरूर याद रखना है, चाहे आपको PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इस तरह की कई सारे महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत जो वो किया गया था। तो इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को, तो इस तरह से आपको ज़रूर याद रखना है इन सभी चीज़ों को। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो लॉकडाउन के दौरान निर्धनों को, जो भी गरीब हैं, उनको निःशुल्क ही अनाज उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 मार्च 2020 को आर्थिक पैकेज के पहले चरण में ही की गई थी। इस योजना की अवधि 30 जून 2020 को समाप्त हो रही थी, जिसे 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला आता है PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्राकृतिक, ये कह सकते हैं कि जो भी प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप फसलों को होने वाली हानि या जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए इस व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी। इसके तहत किसानों द्वारा देय प्रीमियम जो है वो बहुत कम रखा गया है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी। उसके बाद आता है PURA, प्यूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज एंड रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। आइए थोड़ा सा समझते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित। वित्तीय समावेशन के लिए इस राष्ट्रव्यापी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इसके तहत एक वर्ष के भीतर 7.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य था, किंतु लक्ष्य से कहीं अधिक खाते इस योजना के तहत खोले गए थे। आप सभी को पता होगा जनधन खाते आपने भी हो सकता है कि आपने भी खुलवाया होगा, और इसके तहत कह सकते हैं कि कई लोगों को लाभ भी हुआ है, और जिनके पास कह सकते हैं कि खाता नहीं था उनके पास बैंक अकाउंट भी बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। पहला कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि बैंक खाते को गरीबों के लिए अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए यह पहला कदम है, और इससे सरकारी योजनाओं की सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण में भी कह सकते हैं कि मदद मिल सकता है। उसके बाद अगला है PMVBY, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो यह सरकार की पहल पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर सुनिश्चित प्रतिफल उपलब्ध कराने के लिए 4 मई 2017 को शुरू की गई थी। यह पेंशन योजना 60 वर्ष व उसके अधिक उम्र के लोगों के लिए दिया गया है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यह पेंशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह खाता कह सकते हैं कि फ्री में खाता जो वो खुलवाया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि अगर फसल में किसी तरह का नुकसान होता है या किसी आपदाओं के कारण से कह सकते हैं कि उसका नुकसान जो होता है, जो भी हानि होता है, उसकी भरपाई के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको उपलब्ध कह सकते हैं कि निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने के लिए यह योजना की शुरुआत किया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसके बाद आता है QSD या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। एक यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्वाड में अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा देश शामिल है या कौन सा देश शामिल नहीं है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से आपको 4 देश इसमें शामिल है। क्या एक यह अनौपचारिक कह सकते हैं कि चतुर्पक्षीय मंच है।
हिंद प्रशांत व हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध एक शक्तिशाली मंच के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो क्वाड का गठन दरअसल ये चारों देश ने मिल करके इसका जो है वो एक चतुर्पक्षीय कह सकते हैं कि अनौपचारिक मंच है, जो कि हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में अगर देखा जाए तो चीन का प्रभाव अगर देखा जाए तो लगातार बढ़ रहा है। तो उसी को लेकर के इन सभी चारों देशों ने एक कह सकते हैं कि इसका गठन जो वो किया गया है इस मंच का। तो QSD या क्वाड का फुल फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आगे चलते हैं, अगला सवाल है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका फुल फॉर्म आपको पहले से पता होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र। उसके बाद आता है RERA, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद आता है SEQI, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर में ये है क्या। तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स क्या कि विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन के लिए यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। ऐसे पहले सूचकांक जो 2016-17 के आंकड़ों पर आधारित है, आयोग ने 30 सितंबर 2019 को जारी किए थे। तो यानी देखा जाता है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्कूली शिक्षा है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके आकलन के लिए यह सूचकांक जो वो नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। तो याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में हम समझ लेते हैं। RCEP इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यह आसियान के 10 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा का 5 अन्य सहयोगी राष्ट्रों के साथ संपन्न एक व्यापक स्वतंत्र व्यापार समझौता है, जिस पर आसियान के 37वें शिखर सम्मेलन के दौरान 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर संपन्न हुए थे। समझौते में शामिल अगर 15 देशों में अगर बात करें तो आसियान का 10 देश तो पहले आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आसियान में कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आसियान में कौन कौन सा देश शामिल है। आसियान में अगर 10 सदस्यों की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार व वियतनाम है। और इसके अतिरिक्त 5 देशों की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड व साउथ कोरिया इसमें शामिल है। भारत भी इस समझौते के वार्ताकारों में शुरू से ही शामिल रहा था, किंतु अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत ने इसमें शामिल होने से 1999 में ही इनकार कर दिया था। तो इस तरह से याद रखना है। RCEP इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आगे चलते हैं, अगला सवाल है SPC, 7th पे कमीशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा 7th पे कमीशन। SAGY यानी संसद आदर्श ग्राम योजना, इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो देश में गांवों के समग्र विकास के लिए इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इस योजना के तहत बोला गया था कि वर्ष 2016 में एक तथा वर्ष 2019 तक 3 गांवों को विकास करने का आह्वान जो वो प्रत्येक सांसद के द्वारा किया गया था। हालांकि ये योजना पूर्ण रूप से फेल रहा, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि योजना जो है वो किताबों और पेज तक ये सीमित रहता है। ये अगर बात करें तो ज़मीनी स्तर पर उस तरह से काम नहीं हो पाता है। उस समय तो जितने भी सांसद थे उन्होंने इसका जिम्मा लिया था, लेकिन जिस तरह से इनको उम्मीद जताया गया था इस योजना के लिए, वैसा जो वो ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो पाया। अगला आता है SAOC, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल। उसके बाद है SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अगला है सिमरन, सैटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेविगेशन, सैटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेविगेशन। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है रेलगाड़ियों की सूचना व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए GPS आधारित यह प्रणाली प्रत्येक रेलगाड़ी में स्थापित करने की रेलवे की योजना है। इसके परीक्षण पूरे कह सकते हैं कि किए जा चुके हैं। तो याद रखना है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सैटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेविगेशन। अगला सवाल है संपदा। संपदा की अगर बात करें तो कई बार सवाल पूछा गया कि संपदा किससे संबंधित है। तो स्कीम फॉर
एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपिंग ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह केंद्र सरकार की एक अम्ब्रेला योजना है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित पहले से ही कह सकते हैं कि संचालित विभिन्न अन्य योजनाओं जैसे मई 2017 में लॉन्च की गई संपदा योजना के तहत जो वो लाया गया है। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपिंग या डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। अगला आता है ट्यूलिप, इसको भी आपको याद रखना है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ट्यूलिप का फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। आगे अगर बात करें तो तापी, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। दरअसल ये क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। इन चारों देशों ने ये कह सकते हैं कि एक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए हस्ताक्षर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, इसकी राजधानी कहाँ पे तो अशगाबाद इसकी राजधानी है। तो याद रखेंगे अशगाबाद में इसकी जो है वो इस परियोजना का हस्ताक्षर जो वो इन चारों देशों ने मिलकर किया था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ने। अगर बात करें तो इस योजना की शुरुआत जो वो किया गया था सितंबर 2010 में। एशियाई विकास बैंक की मदद से बनाई जाने वाली तापी गैस पाइपलाइन की लंबाई 1690 किलोमीटर है। तो लेकिन इसमें क्या है कि वर्तमान में अगर बात करें तो थोड़ा सा अब विवादित ये है कि जब से अफगानिस्तान का ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी का कह सकते हैं कि जो इसमें चल रहा है, तो इसको लेकर आगे आपको देखना होगा कि इसका आगे का राह कैसा होगा और यहाँ पे ये योजना जो है वो कितना सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। आगे चलते हैं, अगला आता है वो है TOP यानी टारगेट ओलंपिक। टारगेट ओलंपिक दरअसल ये क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 2016 व 2020 के ओलंपिक खेलों में पदक जीतने के लिए जो भी सक्षम खिलाड़ी हैं उनकी पहचान कर उनकी कह सकते हैं कि बेहतर तैयारी के लिए केंद्र सरकार के युवा मामलों के व खेल मंत्रालय की यह योजना है। इसके तहत चुने गए खिलाड़ियों को समुचित तैयारी के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा टारगेट ओलंपिक। उसके बाद है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, इसका पूर्ण रूप है। इसका अगर बात करें तो याद रखेंगे आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुगम बनाने के लिए जिस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी RCS की घोषणा केंद्र सरकार ने जुलाई 2016 में की थी, इसके तहत 1 घंटे तक की उड़ान का किराया जो है वो 2500 तक निर्धारित किया गया है। इस योजना को अगर बात करें तो उड़े देश का आम नागरिक इसका नाम दिया गया है, यानी देश का कोई भी आम नागरिक भी हो वो भी उसमें कह सकते हैं कि उनको भी यह अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। इस योजना के तहत हवाई यात्रा की 50% सीटें जो है ही इस रियायती किराए पर उपलब्ध कराई जाती है तथा इनके लिए सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा, सभी नागरिकों को अलग पहचान नंबर आवंटित करने के उद्देश्य से इस प्राधिकरण का गठन योजना आयोग के अधीन जनवरी 2009 में इसकी योजना के कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो वो किया गया था। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकनी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जरूर याद रखना है कि UIDAI इसकी शुरुआत कब किया गया था तो जनवरी 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद आता है उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम इसकी शुरुआत अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो नवंबर 2015 में किया गया था। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय स्थिति में सुधार कर उनके पुनरुत्थान के लिए कह सकते हैं कि इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय ने नवंबर 2015 में शुरू की थी, उदय योजना की। आगे चलते हैं, अगला सवाल है उजाला। तो उजाला की अगर बात करें तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, यानी उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उजाला योजना के तहत जैसे LED जो था LED बल्ब का, तो ऊर्जा की बचत के लिए बिजली की अधिक खपत वाले बल्बों के स्थान पर LED बल्ब को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी उजाला के तहत। क्योंकि आप जो भी सरकारी रूप से आप LED लिए होंगे उसमें लिखा होता है उजाला,
तो यहाँ से इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है UFBU, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आता है वीवीपैट, वीवीपैट इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, या तो फिर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। वीवीपैट क्या है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ से एक सवाल जो वो पूछा भी जा चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ संलग्न की जाने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जिससे मतदाताओं को वोट डालने के पश्चात यह पता चल सकता है कि उसका मत जो है उसी प्रत्याशी के खाते में गया है जिसे उसने दिया था। ईवीएम के साथ संलग्न वीवीपैट के प्रिंटर से मतदाता को एक स्लिप प्राप्त होती है जिसमें कह सकते हैं कि इसके द्वारा दिया गया वोट किसी प्रत्याशी को मिला है, उसका नाम व चुनाव चिन्ह पर कह सकते हैं कि अंकित होता है। इससे चुनाव में धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलती है। अब सवाल उठता है कि वीवीपैट की शुरुआत कब हुई। तो वीवीपैट की अगर बात करें तो देश में पहली बार इसकी शुरुआत 2013 में नागालैंड में एक उपचुनाव हुआ था, वहाँ पे हुआ था। लेकिन यहाँ से दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि देश में पहली बार अगर इसका उपयोग कहाँ पे किया गया था, तो नागालैंड में किया गया, नागालैंड में किया गया इसकी शुरुआत पहली बार। लेकिन अगर बात करें किसी भी राज्य में, पूरे राज्य में कब शुरू हुआ, तो याद रखना कि देश में पूरे राज्य में वीवीपैट का पहली बार प्रयोग 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव में हुआ था। जब 2017 का गोवा विधानसभा चुनाव हो रहा था तो वहाँ पे वीवीपैट का उपयोग पूरे गोवा राज्य में हुआ था। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि पूरे राज्य में कब हुआ, कहाँ पे हुआ था, तो गोवा में। लेकिन देश में पहली बार वीवीपैट की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो नागालैंड में हो जाएगा। और आज का ये अंतिम सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आपको हो सकता है कि यहाँ से फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, या तो कई सारे फुल फॉर्म जो पता होंगे, लेकिन उससे डिटेल जो है आपको थोड़ा सा उससे भी रिलेटेड आपसे ये आपको पूछा जा सकता है, या तो उसका स्थापना पूछा जा सकता है, या तो उसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि उन सभी चीज़ों को भी आप साथ साथ पढ़ के चलते चलें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।